अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 10वीं क्लास का साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिस्सा दुआम उर्दू मीडियम में जो कि है इसका चौथा सबक का जो है आगे का हिस्सा देखेंगे। चौथा सबक हमारा जो चल रहा था वो था इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट यानी माहौली हुस्न इंतज़ाम। इसके अंदर में हमने जो है थोड़ा सा पोर्शन देख चुके हैं, हम अब आगे का देखने वाले हैं इसके अंदर में। तो इसमें दूसरा अगला पोर्शन है माहौल और माहौली निज़ाम में ताल्लुक़। तो इसके पहले में जो है दो सवाल दिए हुए हैं, ज़रा बताइए तो भला करके। ठीक है, बताइए तो भला करके दो सवाल दिए हुए हैं। उसके अंदर पहला सवाल है माहौलियात से क्या मुराद है। तो माहौलियात जो है एक बहुत ही ज़्यादा वसी जो है इस्तिलाह है, जिसकी हम जो है कुछ ही लफ्ज़ों के अंदर में जिसके मायने नहीं बता सकते। तो ये जो इस्तिलाह है इसका मतलब ये है कि जानदारों पर किसी न किसी तरीके से जो है जो चीज़ असरअंदाज होती है उसको हम माहौल कहते हैं। मिसाल के तौर पर कुदरती चीज़ें हैं हमारे तरफ में, कुदरती अज्जा जिसको कहते हैं, कीमियाई अज्जा है ना, हयाती अज्जा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो किसी भी जानदार के ऊपर में, जानदार चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होती है। तो इन तमाम चीज़ों को मजमूई तौर पर माहौल नाम दिया गया है। इसके बाद सवाल नंबर 2 दिया हुआ है माहौलियात में किस किस का शुमार होता है। माहौलियात में किस किस का शुमार होता है, इसका मतलब है कि जानदारों के इतराफ़ में मौजूद जो तबई माहौल है, कीमियाई अज्जा है और दीगर कुदरती अज्जा है, तो ये तमाम चीज़ों का शुमार जो है वो माहौलियात में होता है। तो अब हम देख रहे थे माहौल और माहौली निज़ाम में क्या ताल्लुक़ है। तो कुदरत के अंदर में जो कुदरती माहौल है इसके अंदर में आता है फ़िज़ाई कुर्रा, पानी का आबी कुर्रा और ज़मीन का कुर्रा जो है ना, यानी ज़मीन है। उसके अलावा जानदार और गैर जानदार इन तमाम चीज़ों का शुमार जो है वो हमारे कुदरती माहौल के अंदर में होता है। उसके अलावा इंसान के बनाए हुए जो बहुत सारे माहौल है, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे इतराफ़ में जो है बिल्डिंग है ना, लोगों के मकानात है, शहर है। तो ये सब इंसान का तैयार करदा माहौल है, ये इंसान का बनाया हुआ माहौल है, ये जिसे हम मस्नूई माहौल भी कह सकते हैं। इंसान का बनाया हुआ माहौल है जो वो कुदरती माहौल के ऊपर में बिल रास्ता या बिल वास्ता जो है, यानी बराह रास्त और बिल रास्त तरीके से जो है वो डायरेक्ट असरअंदाज होता है हमारे कुदरती माहौल के ऊपर में। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे इतराफ़ में जो है पहले कुछ सालों पहले जो है जंगलात थे। अब वो जंगलात को इंसानों ने जो है काटा और काट करके वहाँ पर मकानात बना लिए, शहर तामीर हो गया है ना। वहाँ पर जो है जो कुदरती निज़ाम था, जो कुदरती माहौल था वो तबाह व बर्बाद हो गया और उसकी जगह पे इंसान का बनाया हुआ माहौल ने ले ली। तो इस तरीके से जो है कुदरती जो माहौल है हमारा वो इंसान के बनाए हुए बनाए करदा माहौल की वजह से असरअंदाज होता है। यानी वो कुदरती माहौल जो है हमारा दिन ब दिन जो है वो तब्दील होता जा रहा है, बिगड़ता भी जा रहा है। तो हमारे माहौल के अंदर में जो बहुत सारे जो हयाती अज्जा भी शामिल है और गैर हयाती अज्जा भी शामिल है ना। हयाती अज्जा यानी मैंने बताया था इससे पहले कि जानदार चीज़ों को हयाती अज्जा कहते हैं और गैर जानदार चीज़ों को गैर हयाती अज्जा कहते हैं। तो ये दोनों हमारे माहौल के अंदर में शामिल है। तब इनके बारे में जो हयाती अज्जा है और गैर हयाती अज्जा है, तो इनके दरमियान में जो ताल्लुक़ है, इस ताल्लुक़ को समझने के लिए जो इल्म तैयार किया गया है उसको कहते हैं इल्म माहौलियात, यानी इसको कहते हैं इकोलॉजी। इंग्लिश में इसको कहते हैं इकोलॉजी, यानी माहौलियात का इल्म। और जो इसके दरमियान में यानी माहौलियात की जो इकाई होती है उसको जो है इकोसिस्टम कहा जाता है इंग्लिश में, यानी माहौल, यानी उसको कहा जाता है माहौली निज़ाम कहा जाता है। माहौली निज़ाम यानी इकोसिस्टम। तो हमारे जो माहौलियात है, इस माहौलियात के अंदर में बहुत सारे माहौली निज़ाम का शुमार किया जाता है ना। हमारे इतराफ़ में जो बहुत सारे माहौल है, माहौली निज़ाम है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे इतराफ़ में कोई छोटा सा पानी का घड़ा भी है तो वो पानी का छोटा सा घड़ा जो है वो भी एक हमारे लिए एक माहौली निज़ाम है, क्योंकि उसके अंदर में आप देख लो एक पूरा एक तरह का जो है इकोसिस्टम उसके अंदर में पाया जाता है। इकोसिस्टम पूरा यानी उसके अंदर में पूरी ग़िज़ाई ज़ंजीरें भी बहुत सारी पाई जाएंगी। तो एक तरह का ये पूरा माहौली निज़ाम है, इकोसिस्टम है। हम इससे जो है एक ख़ास नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारे इतराफ़ में जो जोग्राफी इलाका है ना, तो इसके अंदर में जितने भी जानदार और गैर जानदार है तमाम मिल करके एक माहौल तैयार करते हैं। ये इसका एक जो है मजमुआ हुआ। अब यहाँ पे दिया हुआ, ज़रा याद कीजिए माहौल में कौन कौन से दौर होते हैं और इनकी क्या अहमियत है ना। इससे पहले मैंने बताया था कि माहौल के अंदर में बहुत सारे दौर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन का दौर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दौर है, पानी का दौर है ना, नाइट्रोजन का दौर है
और ऐसे बहुत सारे हयाती अज्जा और गैर हयाती अज्जा, ऑक्सीजन का दौर है, नाइट्रोजन का दौर है, सल्फ़र का दौर है। तो ऐसे जो बहुत सारे जो दौर जो है वो हमारे इतराफ़ में हो रहे हैं। तो ये दौरों की जो अहमियत क्या है, तो इससे पहले बताया भी था इससे पहले कि अगर हमारे इतराफ़ में मुर्दा जानवरों को अगर ढेर लग जाते हैं, है ना, अगर मुर्दा जानवरों के जिस्म का सड़ते गलते नहीं तो उनके ढेर लग जाते। तो ये जो मुर्दा जानवरों के जिस्म के अंदर में जो हयाती और गैर हयाती अज्जा दोनों शामिल है, उसके अंदर में नामियाती और गैर नामियाती अज्जा जो उनके जिस्म में शामिल है, उनके जिस्म में मौजूद है, तो यही जो है वापस फिर से मिट्टी में शामिल हो जाते हैं और फिर नए जानदारों के जिस्म के अंदर में ये मुंतकिल होते हैं। तो इस तरीके से इनका जो है दौर जो है वो चलता रहता है। अगर ये दौर नहीं होता तो क्या होता कि जितने भी जानदार थे वो तमाम हयाती अज्जा और गैर नामियाती अज्जा और गैर नामियाती अज्जा को इस्तेमाल कर लेते हैं और इस्तेमाल करने के बाद में वो फ़ना हो जाते, ख़त्म हो जाते। तो फिर नए जानदारों के लिए जो है नामियाती अज्जा और गैर नामियाती अज्जा मिलना मुश्किल हो जाते हैं। इन्हें एक मिसाल के तौर पर अगर हमारे तरफ में जो कार्बन का दौर है या ऑक्सीजन का दौर है, अगर ऑक्सीजन का दौर इस तरीके से अगर मुकम्मल नहीं हुआ, है ना, आपको पता है कि शुआई तरकीब के अमल के ज़रिए जो है ऑक्सीजन का जो है दौर मुकम्मल होता है, यानी नबातात जो है ऑक्सीजन खारिज करते हैं और हैवानात जो है ऑक्सीजन को जज्ब करते हैं, और हैवानात जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को खारिज करते हैं और नबातात जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जज्ब करते हैं। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का दौर चलता रहता है। अगर ये दौर नहीं होता, रुक जाता, तो क्या होता, बिना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के नबातात ख़त्म हो जाते हैं और बिना ऑक्सीजन के जानदार ख़त्म हो जाते हैं। तो ये दुनिया जो है फ़ना हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे दौर जो हमारे इतराफ़ में चल रहे हैं, जिनका चलना जो है ज़रूरी है, इनका दौर होना, मुकम्मल होना इनका दौर का ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता तो तमाम जानदार जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ मिसाल के तौर पर माहौल में जो है आबी दौर है ना, यानी पानी का दौर है। सभी को पता है किस तरह से पानी का दौर होता है। उसके बाद है मुख्तलिफ गैसों का दौर। मुख्तलिफ गैसों के अंदर में शुमार हो रहा है कार्बन का दौर, नाइट्रोजन का दौर, ऑक्सीजन का दौर। जैसे कुदरती दौर बेगर रुके चलते रहे तो माहौल में तवाज़ुन बरकरार रहता है। उसके अलावा जो है माहौल के अंदर में मुख्तलिफ ग़िज़ाई ज़ंजीरें हैं, ग़िज़ाई जाल है, जिसकी वजह से भी मुख्तलिफ चीज़ों के जो है वो दौर चल रहे हैं और माहौल के अंदर में जो है नामियाती और गैर नामियाती अज्जा का तवाज़ुन बरकरार है। अब यहाँ पे दिया हुआ बॉक्स के अंदर में कि कुदरत के वजूद के बगैर इंसान का वजूद एक गैर मुमकिन बात है ना। क्यों गैर मुमकिन बात है? क्योंकि सबसे पहले जो है कुदरत ही वजूद में आई और कुदरत के अंदर में पहले माहौल तैयार हुआ और वो माहौल इस तरीके से तैयार हुआ जिसके अंदर में इंसान और दूसरे जानदार जो है वो ज़िंदा रह सकें। अगर ये कुदरत नहीं तैयार होती और माहौल तैयार नहीं होता तो ज़िंदगी का तस्वुर भी इस दुनिया में मुमकिन नहीं है ना, यानी कोई भी जानदार जो है दुनिया में नहीं आता। ये जो हमारा कुदरती माहौल है तो इसका तवाज़ुन को जो है वो बरकरार रखते हुए, उसको ना बिगाड़ते हुए, ना बिगाड़ना और इसको बरकरार रखना जो है हर इंसान की जो है वो जिम्मेदारी है कि वो अपने माहौल की जो है हिफाजत करे और उसके अंदर जो अज्जा है उसका तवाज़ुन को जो है वो बरकरार रखे। यानी हर इंसान का जो है वो अहम फ़र्ज़ है हमारे माहौल का तहफ़्फ़ुज़। तो यहाँ पे दिया हुआ इसलिए ऐसा कहा जाता है कि माहौल जो है वो हमारे आबा व अजदाद की जो है या ये जो ज़मीन है या हमारा जो माहौल है, ये हमारे आबा व अजदाद के ज़रिए दिया हुआ विरासती हक़ नहीं है, बल्कि क्या है वो कि हमें उधार में मिली हुई ये ज़मीन है ना, जिसकी हमें इसकी हिफाजत करना है ताकि हम अगली नस्लों को इसको दे सकें। हमारे आबा व अजदाद ने दिया है वो हमको हम तक दिया है, हमको पहुँचाया, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको अपनी अगली नस्लों तक उसको पहुँचाएँ। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा वो है माहौल का तहफ़्फ़ुज़। इसके अंदर में जो 3 सवाल दिए हुए बतलाइए तो भला, ये जो है वो डिलीटेड पोर्शन में आ गया है, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। उसके बाद नीचे में दिया हुआ मुशाहदा कीजिए और मालूमात लिखिए कि इसके अंदर में एक और जो है इसमें खाका दिया हुआ है माहौल पर असरअंदाज होने वाले अज्जा। तो ये भी जो डिलीटेड पोर्शन में है तो ये अभी बोर्ड के एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा। इसके बाद यहाँ पे एक जो है कॉल दिया हुआ है हमारे महात्मा गांधी जी का, है ना। इनका कॉल क्या है कि हर एक की ज़रूरत को पूरा करना ज़मीन की इस्तिताअत में है और लेकिन इसमें किसी की भी लालच को पूरी करने की इस्तिताअत नहीं है ना। यानी हमारे महात्मा गांधी जी के कॉल के मुताबिक जो है वो कह रहे हैं कि ज़मीन जो है हमारी जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं इसको पूरी करती है। जैसे हमारी बुनियादी ज़रूरतें जो है 3 है, एक है रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। तो ये तीनों चीज़ों को, बुनियादी चीज़ों को जो है वो पूरी करना ज़मीन की इस्तिताअत में है, यानी ज़मीन इसको पूरा कर सकती है। लेकिन इंसान की जो हवस होती है, लालच होती है, उसको किसी भी तरीके से पूरी करने की इस्तिताअत जो हमारी ज़मीन में नहीं है ना। तो लोग क्या करते हैं आजकल, अपनी हवस को, अपनी लालच को पूरी करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए
ज़मीन के ऊपर में बोझ डालते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसान जो है वो खेती के अंदर में जो कीमियाई खाद वगैरह है इस्तेमाल करते हैं, जहरीली खादों को इस्तेमाल करते हैं, दवाओं को इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी फसलें जो है तेज़ी के साथ में उगती है, लेकिन इससे जो ज़मीन जो है कुछ ही सालों के अंदर में बंजर हो जाती है। तो ये कॉल का मतलब ये हो रहा है कि ज़मीन की इस्तिताअत जो है वो लालच को पूरी करने की नहीं है, सिर्फ ज़रूरत को पूरी करने की इस्तिताअत है। आगे चलते हैं। आज ज़मीन पर जो है बहुत सारे मसाइल पैदा हो गए माहौल के ताल्लुक से, यानी जो हमारा जो माहौल है इसके अंदर में आलूदगी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी आलूदगी की जो ख़ास वजह जो है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है कुदरत की वजह से आलूदगी होना, और दूसरा होता है इंसान की वजह से या इंसानों की हरकत की वजह से जो आलूदगी होती है, उसको कहते हैं आलूदगी। तो आलूदगी का जो मतलब है, उसका मतलब ये है कि कोई भी मादा या कोई भी चीज़ जो है अगर वो ख़राब हो रही है तो उसको कहते हैं उस चीज़ की आलूदगी। चाहे कोई भी चीज़ ले लो आप अगर हवा ले लो तो हवा के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिकदार बढ़ते जा रही है दिन ब दिन, है ना, तो ये हवा की आलूदगी में शुमार हो गया। उसी तरीके से पानी जो है, पानी की आलूदगी, उसी तरीके से ज़मीन की आलूदगी, मिट्टी की आलूदगी कहते हैं हम उसको, और ऐसी तरह तरह की जो आलूदगियों का मसला जो है वो हमारे एतराफ़ में बढ़ता जा रहा है। तो चूँकि पहले ज़माने में पहले जो है जब कुदरत का वजूद हुआ तो हमारे एतराफ़ में जो माहौल था उस माहौल को इंसान ने जो है अपनी फ़हम के ज़रिए जो है उसको इस्तेमाल किया, और इंसान ने जो क्या किया, अपनी जो बुनियादी ज़रूरतें थी उसके अलावा जो उस इंसान ने क्या किया, अपनी आराम और आराइश के लिए जो है वो कुदरत की सारी चीज़ों को इस्तेमाल में लाते गया, यानी हर चीज़ों को वो इस्तेमाल करता गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो माहौल है वो दिन ब दिन आलूदा होता गया। तो आलूदगी की जो सबसे बड़ी जो वजह है वो है इंसान की जो है आराम और आसाइश के लिए जो है चीज़ों को, कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल करने के बाद में उसको फेंक देना या उसको ख़राब कर देना, आलूदा कर देना। हमारे इतराफ़ में जो आलूदगी होती है वो दो तरह की आलूदगी है। एक है कुदरती आलूदगी होती है, दूसरी होती है इंसान के ज़रिए होने वाली आलूदगी। तो आलूदगी जो है दो तरीके से होती है। एक होती है कुदरती आफात की वजह से, जैसे मिसाल के तौर पर कहीं ज़लज़ला आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं तूफ़ान आ गया, तेज़ हवाएँ चल गई, है ना, तो ये सब चीज़ों की वजह से, ज़लज़ले कहत है ना, ये सब की वजह से जो भी मुसीबत आती है तो वहाँ पर उस मुसीबत की वजह से या कुदरती आफत की वजह से वहाँ पर आलूदगी फैल जाती है, ये आलूदगी वहाँ पर हो जाती है, क्योंकि माहौली तवाज़ुन जो है वो बिगड़ जाता है ना। तो ये हो गया कुदरत की पैदा करदा आलूदगी। उसके अलावा इंसान की वजह से जो है बहुत सारी आलूदगियाँ ज़मीन के ऊपर में वक़ू होते जा रही हैं, बढ़ते जा रही हैं दिन ब दिन, है ना। ये एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। तो ये इंसान के ज़रिए जो आलूदगियाँ हो रही है, इसको जो है सिर्फ इंसान ही है जो वो कंट्रोल कर सकता है, वही उसको काबू कर सकता है ना। उसके अलावा कुदरत के अंदर में उसको कंट्रोल करने की ताकत नहीं है ना। जैसे मिसाल के तौर पर हवा की आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी जिसको हम कहते हैं, है ना, पानी की आलूदगी है, आवाज़ की आलूदगी है, तापकारी की आलूदगी है, ज़मीन की है, हरारती आलूदगी है ना। उसके अलावा रोशनी की आलूदगी है, और अभी जो सबसे ज़्यादा मसला है वो है प्लास्टिक, तो वो है प्लास्टिक की आलूदगी, है ना। तो ये सब जो मुख्तलिफ़ किस्मों की जो है आलूदगियाँ हैं जो हमारे इतराफ़ में जो है वो फैलती जा रही हैं। तो ये आलूदगी की जो है सबसे बड़ी, जो इंसान की आलूदगी, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसानी आबादी, यानी इंसान की आबादी के अंदर में तेज़ी के साथ में इजाफा हो रहा है। अब आबादी बढ़ रही है तो लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही है, यानी लोगों को ग़िज़ा की ज़रूरत है, और ग़िज़ा को हासिल करने के लिए उनको काम की ज़रूरत है, तो काम को पूरा करने के लिए उनको फैक्ट्रियों की ज़रूरत भी है ना। तो इस तरीके से इंसानी आबादी बढ़ रही है, जिसकी वजह से सनतें और कारखानों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जंगलात कट रहे हैं और वहाँ पर कट करके वहाँ पर मकानात बनाए जा रहे हैं, खेती बाड़ी हो रही है, वहाँ पे कारखाने और फैक्ट्रियाँ बन रही है, बड़ी बड़ी सनतें कायम की जा रही हैं, है ना। तो ये इंसान जो ये सोच रहा है कि ये तरक्की की जानिब जा रहा है, हाँ ये तरक्की की जानिब जा तो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में क्या हो रहा है, ये आलूदगी को बढ़ाता जा रहा है। दिन ब दिन जो आलूदगी इसके ज़रिए जो है वो बढ़ते जा रही है ना, क्योंकि फैक्ट्रियों से निकलने वाले और गाड़ियों से, हमारे जो 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, है ना, हमारी गाड़ियों से निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, तो ये सब जहरीली गैसें हैं, जिसकी वजह से हवा की आलूदगी होती जा रही है। ये फैक्ट्री और कारखानों से और शहर से जो गंदा पानी निकल रहा है, इससे पानी की आलूदगी हो रही है। लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे प्लास्टिक की चीज़ें, है ना, यूज़ एंड थ्रो वाली जो चीज़ें इस्तेमाल में कर रहे हैं, तो इससे प्लास्टिक का जो है बहुत ज़्यादा कचरा तैयार हो रहा है। तो ये तरह तरह का जो इससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ सवाल, आलूदगी की किस्में कौन कौन सी, जैसे अभी हमने देखा हवा, पानी है ना, हवा की आलूदगी, पानी की आलूदगी, आवाज़ की आलूदगी, रोशनी की आलूदगी, प्लास्टिक की आलूदगी वगैरह जो आलूदगी की किस्में हैं। इसके बाद दूसरा सवाल है कुदरती आलूदगी और इंसान की पैदा करदा आलूदगी का क्या मतलब है। तो ये भी हम देख चुके हैं अभी कि कुदरती आलूदगी और इंसान की पैदा करदा आलूदगी में क्या फ़र्क है। कुदरती आलूदगी यानी
जो कुदरती आफात की वजह से आलूदगी हो रही है उसको कुदरती आलूदगी कहेंगे, और जो इंसान की पैदा करदा आलूदगी है उसको इंसान की पैदा करदा आलूदगी कहेंगे। का मुज़िर असरात जो है तमाम जानदारों के वजूद पर होता रहता है, यानी जितनी भी आलूदगी है तो इस सबका जो असर है वो तमाम जानदारों की ज़िंदगी पर हो रहा है, यानी सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जंगल में रहने वाले जंगली जानवर है, परिंदे है ना, आबी जानदार है, तमाम की ज़िंदगियों को पर में इस आलूदगी का असर होता है। तो इसीलिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है माहौल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो करना चाहिए। इसके बाद जो पेज नंबर 39 पे जो जदवल दिया हुआ है, जदवल मुकम्मल कीजिए। तो ये भी जो है वो डिलीटेड पोर्शन के अंदर में वो आपको 10वीं क्लास में जो है नहीं आएगा। इसके बाद पेज नंबर 40 के ऊपर में जो है क्या आप जानते हैं तापकारी आलूदगी, तो ये भी जो डिलीटेड पोर्शन में, इसलिए हम इसके ऊपर में भी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसके बाद जो है तारीख़ के झरोके से पेज नंबर 40 के ऊपर में दिया हुआ और नीचे में दिया हुआ रमा खाका मुकम्मल कीजिए, ये भी डिलीटेड पोर्शन में है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद है माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो माहौल का तहफ़्फ़ुज़ जो है कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसको माहौल के बारे में मालूमात हासिल हो। जब माहौल के बारे में उसको जब मालूमात हासिल होगी, आलूदगी के बारे में मालूमात हासिल होगी, तो ही वो जो है हमारे माहौल की हिफाजत में हिस्सा ले सकता है। तो इसीलिए जो है हुकूमत जो है और दीगर ममालिक जो है, हमारी हुकूमत, हमारे जो लोग हैं और बहुत सारी जो तंजीमें भी हैं, वो इस तरीके से कोशिश कर रही हैं कि लोगों को हमारे माहौल के बारे में मालूमात हासिल हो जाए। जब लोगों को मालूमात हो जाएगी माहौल के बारे में और आलूदगी कौन कौन सी किस्मों की होती है, जब पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा, तो लोग जो है खुद से जो है वो आलूदगी से निपटने की कोशिश करेंगे, उसको आलूदगी को कम करने की कोशिश करेंगे और हमारे माहौल की हिफाजत करने की कोशिश करेंगे। तो माहौल की हिफाजत के लिए जो है या माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है हमको क्या करना होगा, लोगों के अंदर में बेदारी पैदा करना होगा। और बेदारी पैदा करने का जो एक तरीका ये है, वो है सबसे बड़ी तरीका है, वो है तालीम। तो तालीम के ज़रिए जो है हम लोगों के अंदर में बेदारी पैदा कर सकते हैं। तो उसके लिए जो बहुत सारे जो है हुकूमत के ज़रिए और तंजीमों के ज़रिए जो बहुत सारे काम किए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को के जहन में जो है वो बेदारी पैदा हो, लोगों को इल्म हो। उसके लिए उसका एक दूसरा ज़रिया ये है कि बच्चों को जो शुरू में जो तालीम दी जाती है, तो शुरू से ही जो है बच्चों के जहन में जो है उनके सिलेबस के अंदर में जो है वो या उनके सबकों के अंदर में माहौल से ताल्लुक़ से जो है दिया जाता है, ताकि बच्चे जो है वो अपने माहौल को अच्छी तरीके से जान ले, समझ ले, और फिर बाद में उसके ख़राब होने वाले जो अवामिल है, उसकी आलूदगी है, उसको कम करने की कोशिश करें। तो ये एक तरीका ये है कि हमारे इससे हम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, ताकि क्योंकि जो बच्चे हैं हमारे, तो यही बच्चे जो है वो बड़े होकर के हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल बनेंगे, हमारी दुनिया का मुस्तकबिल बनेंगे, और ये आने वाली नस्लें हैं। तो ये आने वाली नस्लें हैं जब माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में जब पढ़ लेंगी तो वो उसके ऊपर अमल करेंगी और अमल करके हमारे माहौल को के तहफ़्फ़ुज़ कर सकती हैं। तो तालीम जो है वो एक सबसे बड़ा ज़रिया है। तो आज जो है दुनिया के तमाम जो तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं या तरक्की पसीर और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो हर ममालिक के अंदर में जो है माहौल के एतबार से जो है फ़िक्र की जा रही है, माहौल की हिफाजत के लिए जो है तदबीरें की जा रही है, और माहौल को किस तरीके से आलूदगी से बचाया जा सके या कम से कम आलूदगी की जा सके। तो ये सब जो है बारे में जो है मुहिम चल रही है, हर दुनिया के हर मुल्कों के अंदर भी इस तरीके की मुहिम चलाई जा रही है। तो इस मुहिम के अलावा जो है हमारे मुल्क के अंदर में भी जो है बहुत सारे कवानीन बनाए गए हैं, यानी माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के हिसाब से जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो है ना बहुत सारे कवानीन बनाए गए हैं। तो इस कवानीन के बारे में भी जो है अवाम को मालूमात होनी चाहिए। उसके अलावा दीगर ममालिक के अंदर में भी जो है दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर में भी इस तरीके से बहुत सारे कवानीन बनाए गए हैं। तो इस कवानीन के बारे में जो है लोगों को मालूमात देना, बच्चों को उनके बारे में बताना, है ना, हमारी आइंदा नस्लों को बताना, ताकि वो उस माहौल की हिफाजत कर सके, है ना। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है रवा खाका मुकम्मल कीजिए, डिलीट हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है माहौल का तहफ़्फ़ुज़ यानी हमारी समाजी जिम्मेदारियाँ। तो माहौल का तहफ़्फ़ुज़ यानी हमारी समाजी जिम्मेदारियाँ, तो जब दुनिया का क़याम हुआ या जब माहौल बना, तो उसके बाद ही जो है इंसान का इर्तिका हुआ, यानी इंसान का वजूद जो है वक़ू में आया, उसके बाद ही हुआ। माहौल की पैदाइश के बहुत तवील अरसे के बाद में जो है इंसान का वजूद हुआ, और अब इस वजूद के बाद में इंसान को जो है अशरफुल मखलूक़ात कहा गया, यानी इंसान को जो है अक्ल दी गई, तमाम जानवरों से ज़्यादा अक्ल वाला इंसान था। तो इंसान ने जो है कुदरती वसाइल का इस्तेमाल किया, है ना, और अपने आराइश के लिए, आसाइश के लिए जो इन वसाइल का इस्तेमाल भरपूर किया, और ये भूल गया कि इसकी वजह से जो है हमारा माहौल जो है वो
तबाह बर्बाद हो रहा है, आलूदा हो रहा है। अब ये जो हमारा जो माहौल है इसको बर्बाद करने वाला भी इंसानी है ना। तो यही इंसानी जो है वो इसकी हिफाजत भी कर सकता है। तो वो कैसे कर सकता है कि जिस तरीके से उसने कुदरती वसाइल को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने के बाद में कुदरती माहौल को आलूदा किया, तो उसी को जो है वो अपने कुदरती वसाइल के इस्तेमाल को कम कर करके धीरे धीरे कम कर करके जो है वो आलूदगी को कम कर सकता है और कम करके जो है हमारे जो कुदरती माहौल है उसको वापस फिर से कुदरती माहौल में तब्दील कर सकता है, हमारे कुदरती माहौल की हिफाजत कर सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई मरतबा ऐसा होता है कि इंसान जो है काम करता है उसको ये पता नहीं होता है कि ये जो अमल कर रहा है ये हमारे कुदरती माहौल के लिए नुकसानदाह है, तो अनजाने में हो जाता है उसे। तो जब इसको पता चलेगा इंसान को कि ये अमल जो है कुदरती माहौल को ख़राब करने वाला, आलूदा करने वाला, तो वो इंसान वो उस काम को करना छोड़ देगा जिससे हमारे कुदरती माहौल की जो हिफाजत हो सकती है। अब यहाँ पे दिया हुआ तलाश कीजिए माहौल के तवाज़ुन में तितलियों का क्या किरदार है ना। तितलियों के बारे में आप सभी को पता है कि तितलियाँ जो है वो किस तरीके से होती है और क्या काम करती हैं। तो तितलियाँ जो है वो फूलों का रस जो है वो चूसती हैं। हर फूल के जो है उसके बीच में जो रस होता है वहाँ से जो है फूलों के रस को चूसती है। अब फूल जो होता है उसके अंदर में जो है जीरे होते हैं और फूल की जो है कलगी होती है। आपने अगर फूल का हिस्सा अगर पढ़ा है साइंस के अंदर में तो आपको पता होगा कि फूल के अंदर में दो हिस्से होते हैं, एक नर हिस्सा होता है और एक मादा हिस्सा होता है, जिसको नर हिस्से को नर कोट कहते हैं, मादा हिस्से को मादा कोट कहते हैं। तो मादा कोट जो होता है इसके ऊपर में कलगी होती है और नर हिस्सा जो होता है, नर कोट जो होता है, यहाँ पे जीरे होते हैं। तो तितलियों का क्या किरदार है कि तितलियाँ जो है जब वो फूल के रस को चूसने जाती हैं तो फूल के रस को चूसते वक्त जो जीरे होते हैं या नर हिस्से का जो जीरा होता है वो तितलियों के पैरों पर चिपक जाता है और बाद में वो तितलियाँ जब कलगी के ऊपर जाती हैं, बैठती हैं, तो कलगी के ऊपर में जीरे जो मुंतकिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से पार जेरगी खुद जेरगी जो अमल है, जेरगी का अमल जो है पार जेरगी खुद जेरगी दो तरह की से होती है। तो ये अमल जो है तितलियाँ करती है। इस तरीके से माहौल के अंदर में जो है ये तवाज़ुन बरकरार रखती है, यानी अमल जेरगी का अमल जो तितलियों के ज़रिए बहुत आसानी के साथ में होता जाता है। इसके बाद जो सफ़ा नंबर 41 पे दिया हुआ क्या आप जानते हैं, तो यहाँ पे कुछ जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ का कानून दिया हुआ है 1980 1986, तो ये भी डिलीटेड पोर्शन के अंदर में है। उसके बाद में बहस कीजिए चिपको तहरीक मालूमात के बारे में, तो ये भी जो है डिलीटेड पोर्शन है। उसके बाद इंटरनेट मेरा दोस्त, ये भी जो है डिलीटेड पोर्शन में है, ये रिड्यूस किया गया है आपका पोर्शन। उसके बाद इसे हमेशा जहन में रखें, तो ये भी जो है डिलीट पोर्शन में दिया गया है। तो पेज नंबर 42 के ऊपर में हम देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक मामूली इंसान की गैर मामूली कारकर्दगी या एक मामूली इंसान की गैर मामूली कहानी। तो आसाम जैसे जो छोटे से सी रियासत है, जो वहाँ पर एक कबायली जमात के अंदर में जो है एक शख्स था जिसका नाम था जादव मोलाई प्यांग नामी जो है एक शख्स था, जादव मोलाई प्यांग। तो ये एक बाकमाल इंसान था। ये 1963 यानी 1963 के अंदर में इनकी पैदाइश हुई और इन्होंने जो है 16 साल की जब उम्र के थे तब से जो है इन्होंने मज़दूरी का काम शुरू किया। तो जंगल के अंदर में जो लोग मज़दूरी का काम करते हैं तो ये मज़दूरी का काम उन लोगों के साथ में किया करते थे। तो वहाँ पर जो है गांव के ही करीब में जो है एक बहने वाला जो है ब्रह्मपुत्र दरिया है, तो उस दरिया में अचानक से बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे जो है पेड़ पौधे जंगली जो हिस्सा था वो ख़त्म हो गया, बहुत सारे सांप जो है वहाँ पर मर गए। तो इसके लिए वहाँ पर जो है सिर्फ जो है 20 पौधे लगाए गए, वहाँ पर जो है सिर्फ बांस के जो है 20 पौधे लगाए गए। उसके बाद 1979 के अंदर में जो है समाजी शजरकारी महकमा जो था, इन लोगों ने जो है इस इलाके के अंदर में 200 हेक्टेयर पर शजरकारी का मंसूबा शुरू किया। कितने के ऊपर में? सिर्फ 200 एकड़ के ऊपर में शजरकारी का मंसूबा शुरू किया, यानी फिर से पेड़ लगाने का मंसूबा शुरू किया। और उस जो टीम थी, जो महकमे की जो टीम थी, उस टीम के अंदर में जो मजदूर थे उसके अंदर में भी जादव मोलाई प्यांग जो है वो शामिल थे। तो ये मंसूबा जो है कुछ दिनों तक चला, कुछ महीनों तक के जितने भी दिन तक चला, उसके बाद में जो है ये मंसूबा जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन जादव मोलाई प्यांग जो है इन्होंने इस मंसूबे को जो है वो जारी रखा, है ना। तो ये मंसूबा जो है बताया जाता है कि तकरीबन जो है इन्होंने 30 साल तक के इसको जारी रखा और इन्होंने जो तकरीबन जो है 1360 एकड़ के अंदर में, है ना, जबकि मंसूबा शुरू हुआ था सिर्फ 200 एकड़ के ऊपर में शुरू हुआ था मंसूबा, लेकिन इन्होंने जो है लगातार इसको जो 30 साल तक के शजरकारी का काम करते रहे और 1360 एकड़ की ज़मीन का जो है उन्होंने एक जंगल खड़ा कर दिया, है ना, 30 सालों के अंदर में। तो ये जो इनकी अनथक जो कोशिश थी, जो इनकी अनथक मेहनत थी, इसके नतीजे में 1360 एकड़ का जंगल खड़ा हुआ। तो इसके ऊपर में जो है हमारी जो हुकूमत है इसने इनको पद्मश्री जैसे जो अजीम खिताब से नवाजा, पद्मश्री का जो इनको अजीम खिताब से नवाजा गया। तो
ये जो जंगल इन्होंने खड़ा किया, इस जंगल को जो है आज भी जो है मौलाई जंगल के नाम से जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि कई लोग मिल करके जो एक जंगल को काट सकते हैं, यानी उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर एक इंसान अगर दिल में ठान ले तो वो अकेला ही जो है कई जंगलों को खड़ा कर सकता है। देखते हैं माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और हयाती तनू, यानी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर में एक पूरा जो है मेरा वीडियो है जिसके ऊपर मैं बायोडाइवर्सिटी को हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, है ना। उसके अलावा यहाँ पे माहौल का तहफ़्फ़ुज़ जो है इसके बारे में भी हमने अभी देखा है कि माहौल का तहफ़्फ़ुज़ जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो माहौल जो है इसका तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको पता होना चाहिए कि हमारा माहौल जो किस वजह से आलूदा हो रहा है। तो माहौल की जो आलूदगी जो एक बहुत बड़ा मसला है। तो हमने देखा है हमारे अतराफ़ में जो है कुछ सालों पहले जो है हमारे अतराफ़ में बहुत सारे जानदार मौजूद थे, लेकिन माहौल में तब्दीली की वजह से, माहौल में आलूदगी की वजह से वो जानदार जो है ख़त्म हो चुके हैं, है ना। जैसे मिसाल के तौर पर अभी और आगे भी है बहुत सारे जानदारों के बारे में, जैसे भारतीय चीते के बारे में है जो ख़त्म हो चुका है ना। वैसे ही जो हमने देखा है कि हज़ारों करोड़ों साल पहले जो है वो ज़मीन के ऊपर में डायनासोर मौजूद थे। ये डायनासोर जो है अब इनका वजूद जो ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं ये। तो इस तरीके से जो है माहौल का असर जो है वो जानदारों पर होता है, और जानदारों के जो हयाती तनू है उस हयाती तनू के ऊपर में होता है, जिसकी वजह से जानदार जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो कुदरत में पाए जाने वाले एक ही जमात के जानदारों में इनफरादी और मौरूसी फ़र्क पाया जाता है, यानी इनफरादी यानी अलग तरीके से फ़र्क है, और मौरूसी यानी इनके ख़ानदान के अंदर भी फ़र्क है। उसके अलावा जानदारों की जमात की कई किस्में और मुख्तलिफ़ किस्में भी हैं, है ना। तो इनकी कई किस्में और मुख्तलिफ़ किस्में के माहौली निज़ाम, इन तमाम की वजह से इस इलाके में कुदरत को जानदारों की दौलत हासिल होती है। यानी हमारा जो माहौल है इसके अंदर में जानदारों की जो दौलत जो है वो कब हासिल होती है, जब उस जानदार के हिसाब से वहाँ पर माहौल तैयार होता है। जब माहौल वहाँ पर बनता है, तैयार होता है, तभी वहाँ पर उस तरीके के जानदार जो है वो वजूद में आते हैं। तो इसी को जो है हयाती तनू कहते हैं। हयाती तनू जो है वो 3 सतहों पर नज़र आता है। पहला जो है वो है जीनी तनू, जिसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी जीन के एतबार से जो है जानदारों में पाए जाने वाले तनू को जो है वो जीनी तनू कहते हैं। मसलन यहाँ पे कहा जा रहा है हर इंसान दूसरे से किसी कदर मुख्तलिफ है, यानी इंसानों की जो नस्ल को लिया गया है, तो इंसानों की जो नस्लें हैं अगर आप देखेंगे कि हर इंसान जो है बिल्कुल एक जैसे दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन उनके अंदर जीनी एतबार से जो है फ़र्क है। कोई किसी की हाइट ज़्यादा है तो किसी की हाइट कम है ना। कोई गोरा है तो कोई काला है, तो कोई मोटा है तो कोई दुबला पतला है। तो ये जो है ये इनके जेनेटिक जो है जिसको हम कहते हैं विरासती खुसूसियात, यानी जेनेटिक या जीनी फ़र्क की वजह से इनके अंदर में तनू नज़र आता है, यानी इनके अंदर दरमियान में फ़र्क नज़र आता है। अगर ये कह रहा है कि अगर बास पैदाइश के ज़रिए अगर इनके अंदर में नस्ल बढ़ रही है या इनके अंदर में जो है बारावरी का अमल हो रहा है, तो बास पैदाइश के अमल में इस तरह वाले अगर जानदारों के अंदर में इस तरीके से जो है जीनी तनू नज़र आता है ना, जीनी फ़र्क पैदा होता है, तो ये जीनी तनू कम होता रहेगा, तो धीरे धीरे जानदार जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो बास पैदाइश जो है अमल की वजह से। इसके बाद है गुरोही तनू, यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी। गुरोही तनू यानी एक ही गुरोह के जो जितने भी तमाम जानदार हैं इनके दरमियान में जो है यकसानियत भी दिखाई देती है, और ये एक ही गुरोह से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इनके अंदर में भी जो है तनू है, यानी इनके अंदर में भी कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से इनके दरमियान में यकसानियत भी है और फ़र्क भी है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे दिया गुरोही तनू में नबातात है, हैवानात है, खुरदी जानदार है, इन तमाम जानदारों का गुरोह है। मिसाल के तौर पर एक बताता हूँ मैं कि नबातात है जो, तो नबातात जो है वो तमाम के तमाम नबातात है, खुद कफील जानदार है, लेकिन कोई पौधा जो है वो छोटा है, कोई बहुत बड़ा पेड़ है, किसी में फल आते, किसी में फल नहीं आते, किसी में फूल आते, किसी में फूल नहीं आते, है ना। तो ये इस तरीके से जो है अलग अलग इनके अंदर में तनू नज़र आता है, तो ये नबातात है। इसके बाद है माहौली निज़ाम में तनू। तो हर इलाके के अंदर में, हर ज़मीनी खित्ते के अंदर में जो है अलग अलग तरह के जो है कई माहौली निज़ाम तैयार होते हैं, अलग अलग तरह के कई माहौली निज़ाम होते हैं। हाँ, जैसे आबी खित्ता है तो वहाँ पे आबी खित्ते के अंदर में आबी माहौल है, फ़िज़ाई खित्ते के अंदर में फ़िज़ाई माहौल है ना। वैसे ही ज़मीनी कुर्रे के अंदर में ज़मीनी माहौल है, तो अलग तरह की जो है माहौली निज़ाम के अंदर में माहौल के अंदर में तनू नज़र आता है। तो जो जानदारों का जो मस्कन है, जहाँ पर जानदार रह सकते हैं आसानी के साथ में, उसको कहते हैं जानदारों का मस्कन। तो इसके ताल्लुक माहौली निज़ाम में हैवानात, नबातात, खुरमी जानदार और गैर जानदार अज्जा शामिल है, यानी हर माहौली निज़ाम के अंदर में ये तमाम चीज़ें
शामिल है। हैवानात है, नबातात है, खुर्दबीनी जानदार है, हयाती अज्जा है, गैर हयाती अज्जा है, तमाम चीज़ें जो है मिल करके हमारा माहौली निज़ाम बनता है। तो इस तरीके से माहौली निज़ाम की जो है दो किस्में हैं। एक किस्म है जो कुदरती माहौली निज़ाम है, दूसरा जो इंसान का पैदा करदा यानी मसनूई माहौली निज़ाम है। इसके बाद में सफ़ा नंबर 42 के ऊपर में जो नीचे में जो बॉक्स दिया हुआ है, 2 लाइन दी हुई है, ये भी जो है वो डिलीटेड पोर्शन के अंदर में है। अब इसके बाद में हमको देखना है देवराई। इसको कहते हैं इंग्लिश में सीक्रेट ग्रूव, सीक्रेट ग्रूव, सेक्ट ग्रूव या देवराई। तो जंगलों के अंदर में जो है कोई देव कामत या बहुत बड़ा जो है पेड़ है या फिर खूब सारे पेड़ों का जो है झुंड है, वहाँ पर एक ही जगह जो बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं, तो इस पेड़ को जो है मुकद्दस नाम दे करके या किसी देवता का नाम दे करके उसकी पूजा की जाती है, उसकी इबादत की जाती है ना। तो इस तरीके से जो है ये ऑटोमेटिक जो है लोगों के ज़रिए ये पेड़ों को जो है महफूज रखा जाता है, क्योंकि लोग इसको देवता के नाम से जाना जाते हैं और इसकी पूजा करते हैं, इसकी इबादत करते हैं, इसलिए इनको जो है काटा नहीं जाता। तो ऐसी जो बहुत सारे जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर वैसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर इस तरीके के जो है देवराई के दरख्त मौजूद हैं, है ना। तो इसको जो है देवराई कहा जाता है। तो ये इस देवराई को जो है समाज जो है खुद से उनको संभाल कर रख रहा है, क्योंकि उसको नाम जो है देवता का नाम दे दिया गया है और उसकी पूजा की जा रही है, उसकी इबादत की जा रही है। तो हमारे पूरे भारत के अंदर में कई घने जंगलात हैं, ऐसे कई जंगलात के झुंड मौजूद हैं। तो भारत में ऐसे बोल रहा है 13,000 से ज़्यादा देवराई का इंदराज है, यानी 13,000 से ज़्यादा जो यहाँ पे हमारे हिंदुस्तान के अंदर में देवराई है। अब यहाँ पे फहरिस्त बनाइए और बहस कीजिए। तो यहाँ पे जो ज़हन में जो है कुछ अलामतें दी हुई है, इन अलामतों का मतलब जो है हमको तलाश करना है और दूसरों को बताइए। इस तरह की दीगर अलामतों की फहरिस्त बनाइए। और इसी तरीके से अगर आपके जहन में या आपको दिखती है कहीं और जो है अलामतें, तो इसको की फहरिस्त बनाइए और इन अलामतों को भी बनाइए। तो इसमें पहली जो अलामत दी हुई है वो एक डस्टबिन दी हुई है और एक शख्स जो है उसमें कचरा डाल रहा है। तो ये अलामत किस चीज़ की है आपको पता ही है कि ये है यहाँ पे क्लीन रखना है हमको, यहाँ पर जो इलाका जो है हमको साफ़ सुथरा रखना है, यानी कचरा जो आपको डस्टबिन के अंदर में डालना है। तो ये सफाई की अलामत है। दूसरी जो अलामत है वहाँ पर दी हुई है एक पत्ती है और एक पलक बनी हुई है। यहाँ पे दिया हुआ है ग्रीन एनर्जी, यानी जो हम इलेक्ट्रिसिटी जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करना चाहिए, वो अलामत यहाँ पर जाहिर की जा रही है। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे साइकिल। तो साइकिल जो है ये इस बात की अलामत है कि हम जो है मोटर गाड़ियों या 2 व्हीलर 4 व्हीलर का इस्तेमाल कम से कम करें। अगर हमको छोटा फासला जो तय करना है, उस छोटे फासले को तय करने के लिए हम साइकिल का इस्तेमाल करें ताकि आलूदगी जो है वो कम से कम हो। उसके अलावा उसके बाद जो एक हाथ दिया हुआ है और उसके ऊपर में पानी की बूंद दी हुई है, तो इसका मतलब ये कि ये सेव वाटर यानी पानी बचाव की जो अलामत है। तो हमको जो पानी जो है बहुत संभाल कर करना चाहिए और हमको भी पता है कि एक एक बूंद का जो हमको हिसाब देना है ना। हमको ऊपर वाले के पास में जाकर के एक एक बूंद का हर एक बूंद का जो हिसाब देना है। तो हमको पानी की भी जो है वो बचत करनी चाहिए, सेव वाटर करना चाहिए। इसके बाद इस पेज के ऊपर में पेज नंबर 43 पे हयाती तनों का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करेंगे, ये भी डिलीटेड पोर्शन में है। उसके बाद रज़ाकार इदारे जो दिया हुआ है ये भी जो है डिलीटेड पोर्शन में दिया हुआ है। इसके बाद सफ़ा नंबर 44 के ऊपर में ऊपर में दिया हुआ गौर कीजिए और बताइए। तो ये भी जो है डिलीटेड पोर्शन है, हमारे सबक में नहीं है, ये अभी कोर्स में नहीं है। अब यहाँ पे दिया हुआ है हयाती तनों के हसास इलाके। तो हयाती तनों के जो तकरीबन जो है दुनिया के अंदर में 34 मुकामात का जिक्र किया गया है या इनका इंदराज किया गया है जो हसास इलाके हैं, यानी सेंसिटिव एरिया है। हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हयाती तनों के हसास इलाके। तो दुनिया के अंदर में जो 34 मुकामात का जो इंदराज किया गया इसके अंदर में जो के हसास इलाके हैं। तो इन इलाकों के एक वक्त था जब दुनिया का ये इलाका जो है 15.7% इलाके पर हिस्से पर जो है मुहित था, यानी 15.7 हिस्से के ऊपर में ये फैला हुआ था। 34 जो है हसास इलाके। लेकिन अभी जो है ये दिन ब दिन जो है वो हसास इलाके जो है वो कम होते जा रहे हैं और ये बर्बाद होते जा रहे हैं। इसका जो है 86% हिस्सा जो है पहले ही बर्बाद हो चुका है। तो 86% जब बर्बाद हो चुका है तो ये अभी जो ज़मीन के जो हसास इलाके हैं उसके अंदर सिर्फ 2.3% हिस्सा ही जो है वो हसास इलाकों के ज़रिए जो है महफूज किया गया है, ये सिर्फ रह गया है। इसमें से जो है कह रहा है कि 1,50,000 जो है किस्में जो है वो नबातात की हैं और ये आलमी सतह पर तादाद जो 50% हिस्से के मसावी है। ठीक है। अब इसके बाद यह जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, यहाँ पर 135 किस्म के हैवानात है, 135 किस्म के हैवानात है, जिनमें तकरीबन
यहाँ पर हमारे भारत के अंदर में जो है 135 किस्म के हैवानात हैं, जिनमें तकरीबन 85 की अक़साम जो है शुमाली मशरक़ी रियासतों के जंगलात में पाई जाती हैं। उसके अलावा जो है कुछ जो है मगरबी घाट में इलाकाई नबातात की 1500 से ज़ायद किस्में हैं। दुनिया की कुल तकरीबन नबातात की 50,000 अक़साम जो है वो इलाकाई हैं। कैसी है? इलाकाई हैं, यानी 50,000 जो किस्में हैं जो सिर्फ उसी इलाके में उगाई जा सकती है, दूसरे इलाके में नहीं उगती, तो इलाकाई है जो नबातात है। मुल्क में ख़तरे से घिरे हुए 3 विरासती मकामात, तो उसमें सबसे पहला मुकाम जो है वो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। ये 6 रियासतों के अंदर में जो है 6 रियासतों के अंदर में जो है मिले हुए जो है इलाके हैं, फैले हुए मगरबी घाट है। और ये जो मगरबी घाट है इनको जो है कानकुनी की तलाश और कुदरती गैस की तलाश के लिए जो इन इलाकों को जो है खोदा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आलूदगी बढ़ रही है। इन इलाकों को जो है ख़तरा लाक है। तो यहाँ पर जो जंगली बैल है और एशियाई शेर बब्बर है, तो यहाँ पर एशियाई शेर बब्बर और जंगली बैल जो है ये दोनों की नस्लों को जो है वो ख़तरा लाक हो गया है। उसके अलावा नंबर 2 जो है यहाँ पर आसाम में वाक़ जो है मांस तहफ़्फ़ुज़गाह है। तो यहाँ पर जो है बंद और पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से नुकसान हो रहा है ना। बंद और पानी के बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से नुकसान हो रहा है। जहाँ पर जो शेर और एक सींग वाले गेंडे की नस्ल को ख़तरा है। इसके अलावा तीसरा जो है यहाँ पे मगरबी बंगाल में वाक़ सुंदरबन तहफ़्फ़ुज़गाह। तो सुंदरबन जो तहफ़्फ़ुज़गाह है ये शेरों के लिए मशहूर है, शेरों के लिए महफूज गाह है, बंदरगाह है ये, है ना। तो यहाँ पर जो है बंद है, दरख्तों की कटाई और ज़्यादा मछलियों की शिकार की वजह से इस इलाके में, और उसके अलावा यहाँ पर जो है खोदे जा रही खंदकें हैं, यहाँ पे खंदकें खोदी जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ के जो है जानवरों को जो है ये शेरों को जो है वो नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से 3 जो है वो विरासती मकामात है मुल्क के अंदर में जिनको ख़तरा लाक है, ख़तरा हो रहा है। इसके बाद देखना है हमको ख़तरों से 2-4 नस्लों की जमात बंदी, यानी कुछ ऐसी नस्लें हैं जो ख़तरे से 2-4 हो चुकी हैं या ख़त्म हो रही हैं, ख़त्म होने वाली हैं। तो यहाँ पे ख़तरों से 2-4 सबसे पहले दिया हुआ ख़तरे से 2-4 नस्लें इंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो यहाँ पे दिया हुआ कि नस्लों की तादाद बहुत कलील रह गई है या इनका मस्कन इतना महदूद हो गया है कि खुसूसी मनसूबाबंदी न की जाए तो आने वाले वक्तों में ये नस्लें ख़त्म हो सकती हैं। मसलन लाइन टेल्ड बंदर, यहाँ पे जो लाइन टेल्ड बंदर की जो तस्वीर दी हुई है, यानी ये जो बंदर है इसकी जो दुम होती है वो बिल्कुल लाइन की दुम के जैसे है, इसलिए इसका नाम भी जो लाइन टेल्ड बंदर रखा गया है। तो इसकी जो नस्लें हैं, इसका जो मस्कन है वो बहुत ही कम होता जा रहा है, इसलिए इसकी नस्लें जो ख़त्म हो रही हैं, है ना। ख़तरे से 2-4 है इंडेंजर्ड स्पीसीज। उसके बाद नादिर नस्लें, नंबर 2 जो नादिर नस्लें यानी रेयर स्पीसीज। नादिर नस्लें यानी रेयर स्पीसीज, इनकी नस्लों की तादाद जो है बहुत कम है। ये नस्लें मखसूस मकामात पर होने की वजह से तेज़ी के साथ ख़त्म हो सकती है। मिसाल के तौर पर रेड पांडा या कस्तूरी हिरन, रेड पांडा और कस्तूरी हिरन जो है ये इनकी जो है नस्लें बहुत ही मखसूस मकामात पर हैं और ये ख़त्म हो रही हैं। इसके बाद है तीसरा हसास नस्लें, वल्नरेबल स्पीसीज यानी हसास नस्लें। तो इनकी भी तादाद जो है बहुत कम हो गई है और मुसलसल घटती जा रही है। इनकी तादाद में मुसलसल कमी ही इन नस्लों के ताल्लुक से तशवीश का बाइस है। मिसाल के तौर पर पट्टे वाले टाइगर और गियर के शेर बब्बर। इसके बाद चौथा है गैर मुतय्यन नस्लें, यानी ऐसी नस्लें जिसको हम पहचान नहीं सकते, यानी हम उनके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते कि ये क्यों ख़त्म होते जा रही है और कैसे ख़त्म हो रही है, नहीं हो रही है। इनकी ख़ास वजह ये है कि इनका है शर्माना, यानी ये जो नस्लें हैं ये शर्माती हैं और कहीं भी जाकर के छुप जाती है, जिसकी वजह से हमको इसके बारे में नहीं पता चल रहा है कि ये नस्लें जो है वो कितनी है, क्या है और कितनी बची रह गई है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है शीकरू गिलेरी करके। शीकरू गिलेरी जो है ये शर्माती है, शर्मा कर कहीं भी बिल में जो है घुस जाती है, इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है कि ये जो स्पीसीज़ है ये कितनी बची है और कितनी ख़त्म हो रही है, कितनी तेज़ी से ख़त्म हो रही है। तो किसी भी किस्म का जो ठोस मालूमात हासिल नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर में कुछ ठोस जो है वो मनसूबा भी नहीं बना सकते। लेकिन ये जो बाकी की जो ख़तरे से 2-4 नस्लें हैं, नादिर नस्लें हैं और हसास नस्लें हैं, और तो इन सब के लिए जो है मनसूबा बना करके हम इन नस्लों को बचा सकते हैं। तो 22 मई बैनुल अक़वामी यौम हयाती तनू, तो 22 मई को जो है बैनुल अक़वामी तौर पर जो है यौम हयाती तनू जो है मनाया जाता है। तो इस दिन जो है आपको क्या करना है, आपके तरफ पाए जाने वाली जो मुख्तलिफ नबातात और हैवानात है उनका सर्वे कीजिए
और इनकी खसूसियात का इंदराज कीजिए। यानी आपके किताब में जो भी हैवानात और नबातात की नस्लें मिल रही है उनका सर्वे करके इनका इंदराज करना है, ताकि हयाती तनों के बारे में जो हमको मालूमात हो, जागरूकता हो। इसके बाद सफ़ा नंबर 45 के ऊपर में जो दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं, ये डिलीटेड पोर्शन है। उसके बाद इसे हमेशा ध्यान में रखिए, ये भी डिलीटेड पोर्शन है। उसके अलावा ज़रा सोचिए करके जो दिया हुआ है सफ़ा नंबर 45 पर, ये भी डिलीटेड पोर्शन है, ये भी आपके सबक में नहीं है। तो ये सबक जो है आपका यहाँ पर चौथा सबक ख़त्म हो चुका है।